हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे समाजशास्त्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार स्टेट 2023 का, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसे हमें कंप्लीट आना चाहिए। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा मैक्सिमम देखा गया है कि पिछले एग्जाम से आने वाले एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में हम 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहना, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप सोशियोलॉजी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसके अंदर आपको 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में व्याख्या सहित आपको आंसर दिया जाएगा। साथ में आपको एनसीईआरटी, आपको पता है कि एनसीईआरटी कितना मस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उसका डिटेल वीडियो, आपको डिटेल वीडियो बोल रहा हूँ, सॉरी, डिटेल चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का क्वेश्चन आंसर मिलेगा सिर्फ 151 में। अगर आप इसका कॉम्बो लेते हो तो 50 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिलता है और साथ में आपको 251 में आपको सब कुछ मिल जाएगा, जिसके अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आप अपना पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो, जैसे मैंने अपना स्टेट और बीपीएससी पेपर क्लियर किया है। क्योंकि आपके पास अभी भी 20 से 22 दिन का टाइम है, एनफ है स्टेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो भी बीपीएससी वाले हैं वो भी वीडियो के अंत तक देखना, क्योंकि हर बार चाहे बीपीएससी हो चाहे स्टेट हो, सेम क्वेश्चन आपके दोनों एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। और इसके बाद हम बीपीएससी के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, तो उस क्वेश्चन को भी आप जरूर देखना। ये मैं आपको डेट बताता हूँ, 13/9/2023 का जो पेपर हुआ था सोशोलॉजी, आज हम उसे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर टाइप करते चलना। पहला क्वेश्चन है, वो प्रणाली जिसके तहत लड़के और लड़कियों एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की अनुमति दी जाती है, उन्हें शादी से पहले समाज द्वारा अधिकतम स्वीकार्य घुलने मिलने की सुविधा दी जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उसे हम परिवीक्षीय विवाह कहते हैं, या प्रायोगिक विवाह, या ऑप्शन सी है सहचर विवाह, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो भी मैं आंसर बताऊंगा वो सारे आंसर आपके ऑफिशियल आंसर होंगे, कोई भी हमारा खुद का आंसर नहीं होगा। जो बिहार स्टेट जो आंसर माना है उसे भी हम आंसर टिक आउट करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसे याद रखिएगा। परिप्रेक्ष्य विवाह होता क्या है आपको पता होना चाहिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैरिज बाई प्रोवेशन, जिसका मतलब होता है कि इस प्रकार के विवाह में पति पत्नी को कुछ समय के लिए विवाह से पहले साथ रहने का अवसर दिया जाता है, जिससे वो एक दूसरे से स्वभाव को समझ सके, एक दूसरे को समझ सके, अनुभव को प्राप्त कर सके, और इस अवधि में दोनों पुनः सामंजस्य हो जाते हैं तो उन्हें विवाह करा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। सेकंड क्वेश्चन है, राइट मिल्स एक डैश समाजशास्त्री थे। अगर आपने मुझसे डेली क्लास किया होगा तो आपको पता होगा कि हमने इस सवाल पहले भी प्रैक्टिस सेट में शामिल किया हुआ था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिकन। थर्ड क्वेश्चन है, द सोशोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जस्ट मैंने ये सवाल आपको परसों ही कराया था अपने प्रैक्टिस से टॉप 30 एमसीक्यू में। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखा है तो आप जाकर सोशोलॉजी पेपर 2 के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। उसमें हम डेली टॉप 30 एमसीक्यू कर रहे हैं, जो आपके बिहार स्टेट और बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि फेमस बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन मुजफ्फर शरीफ, ऑप्शन सी। प्रसिद्ध पुस्तक फोकवेज किसने लिखी? पहला ऑप्शन है मैटन, मैकाइवर, समरन, या ऑप्शन डी है एल्बर्ट। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, समनर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा सिद्धांत परिवेश के व्यक्तिगत परेशानियों और सामाजिक संरचना के सार्वजनिक मुद्दों जैसी अवधारणाओं को विश्लेषण करता है? पहला ऑप्शन है समाजशास्त्री कल्पना, ऑप्शन बी है शिकागो स्कूल, या ऑप्शन सी सिटेंटिक स्कूल, या ऑप्शन डी है औपचारिक व्यवहार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका
समाजशास्त्रीय कल्पना हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 6 है, जब डेल्टा मूल स्थान से प्राप्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? थोड़ा-सा स्पीड करते हैं क्योंकि हमें टोटल 80 क्वेश्चन सॉरी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बिहार स्टेट के, तो थोड़ा-सा हम स्पीड करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा प्राथमिक। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में कौन मूल्यांकन को इंगित करता है? तो आप यहाँ पर देख रहे हो राम को 200 में 45 अंक मिले, यहाँ भी आपका मूल्यांकन है। मोहन को अंग्रेजी में 38 अंक मिले, यहाँ भी मूल्यांकन है। श्याम को अंतिम परीक्षा में प्रथम स्थान मिले, यहाँ भी आपको मूल्यांकन देखने को मिल रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दिस। ये सवाल हमने कल के वीडियो में टॉप 30 एमसीक्यू में किया था कि समाज शब्द किसने गढ़ा था। अगर आप देख रहे हो, जो भी हमने सवाल आपको प्रैक्टिस सेट में करा रहे हैं, उस सेम क्वेश्चन आपके बिहार स्टेट में पूछे भी गए हैं। इसलिए हर एक प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन आपको नोट्स में भी दिया जा रहा है। अगर सिर्फ आप नोट्स में जितने भी प्रैक्टिस सेट है, एनसीईआरटी अगर आप उसे कंप्लीट कर लेते हो, तो आप यकीन मानो 100% आप बिहार स्टेट इजीली क्वालिफाई कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, अगस्ट कम्टे। अगस्त कम्ते द्वारा विकसित वैज्ञानिक दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उसे हम सकारात्मक दर्शन कहते हैं। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित विचारकों में कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका पैरेटो, एस्पेलेंगर और मार्क्स होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, माइक्रो सोशियोलॉजी का अध्ययन क्या है? देखो ऐसे सवाल में ना इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, ठीक है? जैसे कि एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। आपने भी पढ़ा होगा माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो जो होता है वो छोटे समूह होता है और मैक्रो जो होता है वो बड़े समूह होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ था कि बिहार स्टेट ने जो इसका ऑफिशियल आंसर माना था वो माना था बड़े समूह, ठीक है? जबकि मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए छोटे समूह, क्योंकि माइक्रो सोशियोलॉजी एक छोटे समूह का हिस्सा होता है। लेकिन बिहार स्टेट ने इसका आंसर ऑप्शन बी माना था, बड़े समूह। तो आप लोग भी इसका आंसर ऑप्शन बी के साथ जाना, बड़े समूह के साथ। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 12 है, अगस्त कम्टे के अनुसार कौन सा 3 चरण के नियम का हिस्सा नहीं है? तो याद रखिएगा, काया पलट चरण जो है आपके अगस्त कम्टे का हिस्सा नहीं है। धर्मशास्त्रीय अवस्था को भी क्या कहा जाता है? तो अपनी एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा कि जो धर्मशास्त्रीय अवस्था होता है उसे काल्पनिक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। अगस्त कम्ते का सकारात्मकवाद किस पर आधारित है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन वास्तविक घटना होगा ऑप्शन ए। सामाजिक संरचना क्या है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि जितनी भी परस्पर जुड़ी सामाजिक संस्था होती हैं, उनके जो समूह होते हैं, जो उनके रिश्तों के समूह होते हैं, वो सब आपके सामाजिक संरचना कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है कि सॉरी क्वेश्चन शायद ऊपर आ गया क्या? नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में कौन-सा सामाजिक संरचना की विशेषता नहीं है? आपको बताना है कि इन ऑप्शन में कौन-सा एक ऑप्शन है जो सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं है। तो याद रखिएगा, यह एक प्रतिरूपी प्रणाली है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। संरचनात्मक कार्यात्मक क्या है? ये भी सवाल आपके एनसीईआरटी से ही पूछा गया है कि जो संरचनात्मक कार्य हैं वो क्या होती हैं, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, सिद्धांत जो सामाजिक संरचना को परस्पर संबंधित भागों में एक सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं, ठीक है? उसे हम कहते हैं संरचनात्मक अध्ययन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समाजशास्त्री समूह शब्द को वर्णन किस प्रकार करते हैं? तो याद रखिएगा, लोगों का संग्रह, ऑप्शन ए। अहिंसक अपराधों में कौन शामिल होता है?
तो जितने भी आपके अहिंसक अपराधों होते हैं, उसमें संपत्ति की चोरी शामिल होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट और ऐसे वीडियो में काफ़ी हमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं, जिसमें आपको डिटेल में बताया जा सके आपके एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्जेक्ट से डेली आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन 20 है, सामाजिक नियंत्रण का लक्ष्य बनाए रखना क्या होता है? तो याद रखिएगा, सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 21 है, डैश अर्थात किसी चीज़ को समझने का तरीका क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, जो भी किसी समाज को सीखने का जो तरीका होता है वो होता है परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 22 है कि ये डिसीजन लेने का अधिकार किसे है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची किस शामिल किया जाए और किसे ना शामिल किया जाए। आपको ये बताना है कि जो कास्ट है, जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति में आते हैं, उसे कौन चुनता है, उसे सूची कौन बनाता है, आपको ये बताना है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना, क्योंकि ये सवाल आने वाले एग्जाम में आपके दोबारा पूछा जा सकता है। ये सब डिसीजन आपके राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन सी। किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई थी? आपको आर्टिकल बताना है कि ये कौन सा आर्टिकल था। तो याद रखिएगा, धारा 338, ऑप्शन डी। जो नौकरी की महत्व तय करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जो नौकरी की महत्व होती है उसकी डिग्री से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नौकरी के लिए आवश्यक कौशल की डिग्री। अगर आपके पास सिर्फ डिग्री है और आपके अंदर एक कौशल नहीं है, तो आपकी नौकरी की महत्व तय नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास डिग्री भी है और आपके पास कौशल है, तो आप अपनी लाइफ में हर गोल को अचीव कर सकते हो काफ़ी आसानी से। क्वेश्चन नंबर 25, ये सवाल हमने प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी करा हुआ है। आपको बताना है कि डेविस और मूल के किस पेपर में अस्थिकरण के कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, अस्थिरीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी। सामाजिक अस्थिकरण के उद्भव के बारे में डेविस और मूर का आग्रह क्या था? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सामाजिक असमानता, जो आपकी सोशल इनइक्वलिटी होती है, ठीक है, सोशल इनइक्वलिटी, वो आपके डेविस और मूर का सबसे इम्पोर्टेंट आग्रह माना जाता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि बी आर आम्बेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय के मुख्य घटक कौन से हैं? तो जो आपके बी आर आम्बेडकर हैं, उनके अनुसार स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये तीन आपके मुख्य घटक थे बी आर आम्बेडकर के। सामाजिक न्याय का उद्देश्य निम्नलिखित से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 29, जाति व्यवस्था डैश पर आधारित है? धर्म पर, विवाह पर, या ऑप्शन डी है क्षेत्र। याद रखिएगा, जितने भी आपकी जाति व्यवस्था होती हैं, वो सब आपके धर्म पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 30, डैश एक महिला का उच्च वन या श्रेष्ठ जाति के पुरुष के साथ विवाह क्या कहलाता है? उसे हम हाइपरगैम्पी बोलते हैं, या हाइपोगेमी, या अनुलोमा, या ऑप्शन डी है प्रतिलोमा। याद रखिएगा, उसको हम हाइपरगेमी के नाम से जानते हैं। जाति शब्द का उत्पत्ति किससे हुई है? इस सवाल मैंने आपको सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ भी है। जो आपका जाति शब्द है, एक वो पुर्तगाली भाषा से ली गई है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, जाति ए डैश का समूह है? याद रखिएगा, जो आपकी जाति होती है वो अंतःविवाही एक समूह है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जाति शब्द
किस संस्कृत शब्द से बना है? ये सवाल काफ़ी मोस्ट और काफ़ी बार हमने प्रैक्टिस सेट में आपको कराया भी है। आपको पता होना चाहिए जो जाति है वो जना शब्द से मिलकर बना हुआ है। ऑप्शन आपका ए। क्वेश्चन नंबर 34। यदि रिश्तेदारी व्यवस्था में परंपरा के तौर पर मामा को अपने भतीजे और भतीजियों के जीवन में एक प्रमुख स्थान प्राप्त होता है, तो उस रिश्तेदारी के उपयोग को आप क्या कहोगे? ठीक है? तो याद रखिएगा उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम एंकुलेट कहते हैं, ठीक है? एवकुलेट ऑप्शन ए। सेम पैटर्न पे फिर से सवाल आपसे पूछा गया कि मुस्लिम विवाह में एक पत्नी अपने पति को ध्यान रखते हुए जिसके सहमति से आवश्यक है अपनी शादी से मुक्ति पा सकती है। ये कहा जाता है दहेज, मुबारक, खुला या ऑप्शन डी है तलाक। तो उसे हम खुला कहते हैं, ठीक है? और उनके जो दहेज दिए जाते हैं मुस्लिमों में वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है। अगर आपकी शादी टूटती है, शायद ऐसा मैंने सुना है कि जो दहेज होते हैं, वो जो हिसाब में लिखे रहते हैं कॉपी पे, वो सारे दहेज होते हैं फिर से उन्हें वापस करना होता है लड़की को। ऐसा मैंने सुना है, इसको लेकर कन्फर्म नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हाँ, जो मैं कह रहा हूँ ये बात सही है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 थोड़ा-सा लैंग्वेज थोड़ा काफ़ी हार्ड है लेकिन क्वेश्चन काफ़ी आसान है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही लंबा है। मैं आपको पढ़कर सुनाता भी हूँ, ठीक है? क्या लिखा हुआ है। किन परिभाषित किया संयुक्त परिवार ऐसे लोगों का समूह है जो आम तौर पर एक ही छत के नीचे रहते हैं, जो एक ही चूल्हा पर पका हुआ खाना खाते हैं, जिनके पास समान संपत्ति है और सामान्य पूजा में भाग लेते हैं, कुछ विशेष प्रकार के रिश्तेदारों के रूप में एक दूसरे से संबंधित है, उसे हम कहते हैं करवे। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 37 है, स्वभाव से रिश्तेदारी है। पहला ऑप्शन है हमेशा विशिष्ट, हमेशा अनरिस्ट, कभी विशिष्ट नहीं है, कुछ मामलों में विशिष्ट है, जबकि कुछ मामलों में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, कुछ मामलों में विशिष्ट और जबकि कुछ अन्य में नहीं। क्वेश्चन नंबर 38। जब विवाह के बाद पति अपने पति के निवास स्थान पर रहता है, तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? उसे हम संरक्षक परिवार कहते हैं या प्रीतसात्मक परिवार या अभिविन्यास परिवार या प्रीत स्थानीय निवास परिवार। याद रखिएगा उसे हम कहते हैं प्रीत स्थानीय निवास परिवार। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल फिर से आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, वो व्यवस्था जिसके अंतर्गत महिला एक से अधिक पतियों से विवाह करती हैं, उन्हें सभी को आप अपने साथ रख सकती हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कौन इंसान करता होगा? इसको हम कहते हैं बहुपत्तियों। जो एक औरत बहुत सारे मेल को पतियों को एक साथ रख सके, उसे कहते हैं बहुपत्तियों, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 40 है, वो परिवार जिसमें पति, पत्नी, उनके संतान और विवाह के माध्यम से अन्य रिश्तेदार एक ही साथ रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ये सब आपके फैमिली आपको सोशियोलॉजी में आपका सिलेबस है, फैमिली एंड रिलेशन, ठीक है? उसी से ये सवाल सारे पूछे गए हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको मेरा जब प्लेलिस्ट चेकआउट करोगे सोशियोलॉजी का, उसमें मैंने आपको टॉपिक वाइज़ भी आपको प्रैक्टिस सेट कराया हुआ है। आप जाकर प्लेलिस्ट में हो सकते हो, अगर आपको नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे लिंक माँग सकते हो, मैं वहाँ पे आपको लिंक दे दूँगा, जहाँ पर फैमिली एंड रिलेशन से मैंने आपको टॉपिक वाइज़ आपको प्रैक्टिस सेट कराया हुआ है। तो क्वेश्चन 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका वैवाहिक परिवार होगा, ऑप्शन ए। नौकरशाही के माध्यम से आयोजित नियंत्रण किस प्रकार का होता है? तो याद रखिएगा उसे हम औपचारिक कहते हैं, उसे फॉर्मल, ऑप्शन सी। एक होता है फॉर्मल, एक होता है आपका इनफॉर्मल, ठीक है? इसे भी आप याद रखिएगा। एक औपचारिक संगठन में नियम क्या होते हैं? जो भी एक औपचारिक एक संगठन होता है, उसमें व्याख्यान नहीं होता, ठीक है? वहाँ नहीं होता, वहाँ पर एक लिखित कार्यक्रम होता है, ठीक है? लिखित, जहाँ पर एक फॉर्मल रोल पे करके उसको एक लिखित दिया जाता है, जिससे आपको एक फॉर्मल संगठन बोल सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, लिखित में दिए गए हैं।
अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि विश्व एनजीओ दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा जो आपका एनजीओ है, हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है। एनजीओ क्या है? आपको बताना है कि एनजीओ का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। तो ऐसे संगठन जो आपके सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र हो, जनता के लाभ के लिए काम करते हैं। आपने देखा होगा कोई भी बाढ़ आता है, कोई भी सुनामी आ जाए, कोई ऐसी आपदा आ जाए जो काफ़ी नेचुरल होती है, वहाँ पर सबसे पहले आपका एनजीओ पहुँचता है। चाहे आपके खान-पान के लिए, चाहे आपका मेडिकल हेल्थ के लिए, चाहे आपके कपड़े के लिए, ये सिर्फ़ एक फ्री सेवा होती है। इसमें कोई भी गवर्नमेंट का हाथ नहीं होता। इसमें कुछ प्राइवेट संस्था होती हैं या फिर कुछ ऐसे लोग जो काफ़ी फाइनेंशियल स्टेबल हैं, वो कुछ अपना फंड एनजीओ को प्रोवाइड करते हैं जो गरीबों को मदद कर सके, जिसकी ज़रूरत है, उसके पास ये फंड को पहुँचाया जा सके, उसका एनजीओ का काम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 45 है, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में डैश सरकार के सी अन्य रूप से भी कई बेहतर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका लोकतंत्र होगा, ऑप्शन डी। आपको बताना है कि जो एक फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल संगठन के बीच जो मुख्य अंतर क्या होता है, आपको ये चुनना है। तो याद रखिएगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल में सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है औपचारिक संगठन के मामले में प्रबंधक नेता होते हैं, जबकि आपका इनफॉर्मल संगठन के मामले में प्रबंधक नेता भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, जो कि नेताओं समूह को द्वारा चुने जाते हैं। तो जितने भी लोग इसका आंसर डी टिक आउट कर रहे हो, सबका आंसर गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 47 आपको बताना है कि डैश गरीब वो लोग हैं जो नियमित आधार पर गरीबी के अंदर और बाहर आते रहते हैं। पहला ऑप्शन है कभी-कभी, क्रॉनिक, मंथन या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा क्रॉनिक, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में कौन गरीबी रेखा के नीचे लोगों की विशेषता है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखना जितने लोग गरीबी के नीचे रहते हैं उनके अंदर कर्ज आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा वो कर्ज लेते हैं। लिंग असमानता काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। वो लोग लड़की को मतलब अडॉप्ट करना नहीं चाहते हैं, लड़की वो चाहती नहीं है क्योंकि लड़की उन पे एक बोझ बन जाती है। खराब स्वास्थ्य उनके हेल्थ कभी भी अच्छे नहीं होते। कभी देखते हो कि उनको भी जख्म से भरे पड़े हुए हैं, कोई उनका फ़ीवर है। ये सब आपके एक रीज़न माने जा सकते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव का क्या कारण है? ये सवाल हमने कल की वीडियो के प्रैक्टिस सेट में मैंने इस क्वेश्चन को शामिल किया था, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो कार्ल मार्क्स हैं, उनके अलगाव के जो मुख्य कारण है, वो है श्रम का विभाजन, निजी संपत्ति का संस्था, वाणिज्यिक संबंधों का नकद गठजोड़, ये सारे रीज़न माने जा सकते हैं अलगाव के। क्वेश्चन नंबर 50 काफ़ी एक फ़ेमस पुस्तक है डिवीज़न ऑफ लेबर। आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा काफ़ी फ़ेमस साइंटिस्ट एमिल दुर्कheim ऑप्शन डी। तो यहाँ पर अभी तक हमने टोटल 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हमने कंप्लीट कर लिए हैं और हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके हमारा एनर्जी और बढ़ा सकते हो जिससे और ज़्यादा हम बेटर आपके लिए और प्रयास कर सकें। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ऐसे करने से क्या होता है कि वीडियो को और ज़्यादा बूस्ट मिलता है और ज़्यादा लोग पास वीडियो पहुँचता है और हमें एनर्जी मिलती है और आप लोग के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। आपको बताना है कि शिक्षा का निजीकरण निम्नलिखित में किसका एक परिणाम है? तो याद रखिएगा जो भी एक निजीकरण आपका शिक्षा में होता है वो सब आपके वैश्वीकरण के अंतर्गत आता है। आर्थिक विकास का क्या मतलब है? तो जो आपका आर्थिक विकास होता है उसमें आपका मात्रात्मक और गुणात्मक मतलब क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होते हैं किसी भी डेवलपमेंट आपके आर्थिक के लिए, क्वांटिटी और क्वालिटी। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 53 राजनीतिक व्यवस्था ने राजनीतिक विज्ञान के वैचारिक फोकस के रूप में डैश को प्रतिस्थापित करना और सरकार को प्रतिस्थापित करना शुरू कर दिया है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्य, राजनीति, लोग या समाज।
तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा राज्य। क्वेश्चन 54, व्यापकता, परस्पर निर्भरता और सीमाओं के अस्तित्व को राजनीतिक व्यवस्था को तीन प्रमुख गुण किसने बताए हैं? तो याद रखिएगा बादाम ने बताए थे, एक सोशियोलॉजी वैज्ञानिक है जो आपके, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, ठीक है? उनका नाम था बादाम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 55 है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत राज्य-विहीन समाज की अवधारणा से संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा अराजकतावाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी विशिष्ट उत्कृष्ट शासन की नहीं है? पहला ऑप्शन है जवाबदेही, प्रतिष्ठा, कानून का शासन या ऑप्शन डी है लाल फीताशाही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा लाल फीताशाही। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। आपको बताना है कि 1920 से लेकर 1930 के दशक में जर्मनी, इटली और स्पेन में आधुनिकतावादी सरकारों का उदय मुख्यतः किसका परिणाम माना जाता है? तो याद रखिएगा जब आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो आपका यूरोप और सोवियत संघ थे, जो आपके आज के टाइम पर रूस है, रूस के साथ आपके टोटल और भी शायद 12 या 22 ऐसे देश थे जो सबको मिलकर एक सोवियत संघ हुआ करता था, जो आज के टाइम काफ़ी डिफरेंट बट गए हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप और सोवियत संघ की गंभीर आर्थिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 58 है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान का कौन सा आर्टिकल लगाया गया था? काफ़ी आसान और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको बिल्कुल भी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आर्टिकल 352 जो कि 1983 के टाइम जो आपके इंदिरा गांधी थी उस टाइम फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने आपके भारत में इमरजेंसी लगाई थी जो आर्टिकल 352 का अधिकार देता है। क्वेश्चन 59 है, प्रधानीकरण आदेश देने का अधिकार और आज्ञाकारिता लागू करने की शक्ति, ये कथन किसका है? ये काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है जो कि हेनरी फेयोल ने दिया था। ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर होगा। आपने देखा होगा कि जो आपका सोशियोलॉजी पेपर 2 है इसमें हर बार आपके 8 से 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके स्टेटमेंट बेस है। ये स्टेटमेंट किसने दिया? इसलिए जितना भी मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो स्टेटमेंट से रिलेट करते होंगे। क्योंकि स्टेटमेंट का आपका वेटेज 8 से 10 क्वेश्चन कम नहीं होता है। जब आप प्रैक्टिस करते हो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आने वाले एग्जाम में आपको पेपर में स्टेटमेंट देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1982 में। समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? आपने सीटेट बीएड में पढ़ा होगा इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है? इंक्लूसिव एजुकेशन, आपको बताना है इसका अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षा, इंक्लूसिव शिक्षा का एक तात्पर्य होता है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। कौन सा दर्शन मनुष्य सभी चीज़ों का माप है, ये कथन किसको समर्थन करता है? तो याद रखिएगा ये जो आपका स्टेटमेंट है ये इसको प्रकृतिवाद को समर्थन करता, सपोर्ट करता है। सकारात्मक यथार्थवादी किस में विश्वास करते हैं? जितने भी आपके पॉजिटिविटी यथार्थवादी हैं वो सब आपके वस्तुनिष्ठ मूल्य पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। विवेकानंद के शिक्षा दर्शन की विशेषताओं में क्या शामिल है? अगर आपने विवेकानंद की बायोग्राफी पढ़ी होगी तो उन्होंने साफ साफ अपने बायोग्राफी में लिखी भी है कि शिक्षा दर्शन उनके अंदर प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और व्यवहारिकता, तीनों चीज उनके अंदर शिक्षा दर्शन में शामिल है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। शिक्षा दर्शन एक क्षेत्र है, तो याद रखिएगा शिक्षा दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान आज के टाइम पे एक व्यवहारिक दर्शन माना जाता है। व्यवहारिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये भी सवाल पूछा भी जाता है कि व्यवहारिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो याद रखिएगा व्यवहारिक मनोविज्ञान के जनक आपके वाटसन और स्किनर है। कहीं कहीं पे आपको वाटसन और स्किनर
दोनों नाम देखने को मिलेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए कि व्यावहारिक के मनोवैज्ञानिक कौन माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भेदभाव, असमानता और पदानुक्रम के आधार पर समाज के लोगों को विभाजन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सामाजिक अस्थिकरण। सिख धर्म के प्रमुख संस्थापक कौन है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता है, गुरु नानक। दुर्खिम के अनुसार अपवित्र का संबंध सामान्य जीवन से है, जबकि पवित्र का संबंध डैश से है। मतलब दुर्खिम के अनुसार अपवित्र जो वर्ड है उसका संबंध एक सामान्य जीवन से है, जबकि एक पवित्र का संबंध किससे है आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, पवित्र का संबंध आपके अलौकिक से है। ऑप्शन ए। किस व्यक्ति द्वारा आध्यात्मिक रूप से धारण किए गए विश्वास, मूल्य और अभ्यास की प्रणाली कहलाती है? तो याद रखिएगा, धर्म। धर्म ऐसा है जो कि आपके आध्यात्मिक रूप से उसे धारण करता है, आपके अंदर विश्वास, मूल्य की प्रगति करता है। पवित्र का अवधारणा किससे संबंधित है? आपने सवाल जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि जो पवित्र है उसकी अवधारणा आपके अलौकिक से है। आपने देखा कैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप ध्यान से सारे क्वेश्चन को देखते हो तो हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिट्टो मैच करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धर्म और जादू को पवित्र और विज्ञान को अपवित्र की श्रेणी में किसने रखा? याद रखना, मनी लोवंस्की ने रखा था ऐसा। ऑप्शन बी। धर्म, जादू और विज्ञान में क्या समानता है? इक्वलिटी के बारे में बताना है कि इन तीनों में क्या इक्वलिटी है। तो याद रखिएगा, ये तीनों में जो आपको इक्वलिटी देखने को मिलती है होती है अज्ञात और उन्मुखीकरण। ऑप्शन सी। धर्म अलौकिक शक्तियों के प्रति एक दृष्टिकोण है। ये परिभाषा आपको किसने दी? तो ये काफ़ी फेमस स्टेटमेंट आपके ऑक बॉर्न ने दी थी। इसे याद रखिएगा, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। किसने कहा शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करता है? आपको पता होना चाहिए बात, जितने भी आपके आने वाले एग्जाम बार बार होंगे ना, वो सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि इतना फास्ट एग्जाम चल रहे, इतना जल्दी बैक टू बैक आपके एग्जाम हो रहे हैं, तो क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन रेडी करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैक्सिमम चांस क्या होता है क्वेश्चन रिपीट होने का। जब लगातार पेपर हो रहे होते हैं तो उसमें क्वेश्चन बनाने का टाइम काफ़ी कम मिलता है। उस टाइम आपके क्वेश्चन रिपीट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन 75 है, निम्नलिखित में कौन सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का एक कारक है? तो याद रखिएगा, वो है आपका शिक्षा। निम्नलिखित में कौन सामाजिक परिवर्तन में शामिल है? तो सामाजिक परिवर्तन में शैक्षिक स्तर में बदलाव आपका शामिल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मार्क्स ने सोचा कि निम्नलिखित कारक सामाजिक परिवर्तन का कारण बन सकता है। केवल हिंसक तरीके से, केवल शिक्षा से, केवल विकास या क्रांतिकारी के विधि द्वारा, या ऑप्शन डी बुर्जो वर्ग में मारकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 78 है, अविकसित देशों से विकसित देशों का समाज विशेषता और विविधीकरण बढ़ती प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उसको आधुनिकीकरण करते हैं। जब कोई देश विकसित हो और उसके अंदर और ज़्यादा डेवलपमेंट हो, उसको कहा जाता है आधुनिकीकरण से ही आपका देश आगे बढ़ सकता है। सामाजिक पुनर्निर्माण की अंतिम लक्ष्य क्या है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अधिक समानता और न्याय के लिए सामाजिक संरचनाओं को चुनौती। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय समाज स्वभावतः डैश है? तो भारतीय समाज एक बहुलवादी माना जाता है। इसे याद रखिएगा, इस सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे बच्चे ने पिछले बार 2023 में इसका आंसर ग्रामीण टिक आउट किया था। ठीक है, कि भारतीय समाज स्वभावतः सबसे ज़्यादा ग्रामीण है, लेकिन इसका राइट आंसर बिहार स्टेट ने बहुलवादी माना था। पारंपरिक हिंदू समाज को व्यक्ति के व्यवसाय के आधार पर डैश वर्णों में विभाजित किया गया है। तो याद रखिएगा, टोटल इन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है।
डैश ब्रिटिश शासन है 150 अधिक वर्षों का परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में आए परिवर्तन को संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा पश्चिमीकरण। कृषि संबंध में भारतीय वर्ग संरचना विश्लेषण करते समय मार्क्सवादी सिद्धांतों का उपयोग कौन करता है? तो नाम याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा आर देसाई, जो भारत के काफी फेमस सोशियोलॉजी वैज्ञानिक माने जाते हैं। जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मोक्ष। जैन धर्म में मोक्ष को लेकर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जैन धर्म में 24वें तीर्थकार वर्धमान महावीर का जन्म डैश में हुआ था। तो ये आपके बिहार के इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम और पावा में। ऑप्शन सी। पश्चिमीकरण का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो पश्चिमीकरण से सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिला वो है जाति व्यवस्था का कमज़ोर होना, तलाक की संख्या में वृद्धि और एकल परिवार का आगमन। आपने देखा होगा जो पश्चिमी यूरोप कंट्री है वो अपने सिर्फ हस्बैंड वाइफ बच्चे के साथ रहते हैं। जाति व्यवस्था काफ़ी किसी से शादी कर लेना इसको लेकर काफ़ी कमज़ोर हुई और डिवोर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। जब आपका मन नहीं लगता, आप उनसे पार्टनर से खुश नहीं हो, तो तलाक लेने की जनसंख्या सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिली। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में कौन-सा सत्य है आपको ये बताना है। पहला आपका स्टेटमेंट है, संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद आर्टिकल 24(4) में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के रूप में निर्देशित कुछ क्षेत्रों के लिए प्रशासन की एक विशेष प्रणाली का परिकल्पना की गई थी। तो ये बिल्कुल आपका जो स्टेटमेंट है, बिल्कुल आपका सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, संविधान की 5वीं अनुसूची किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण से बाधित है। तो बिल्कुल ये कथन आपका गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, केवल 1। अगला क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिहार में रहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में टोटल 32 जनजातियाँ आपको देखने को मिलती है। भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय कौन है? तो याद रखिएगा सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय आपका भील है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 आपको बताना है कि भारत में कितनी जनजातियां हैं? बिहार में टोटल 32 जनजातियां हैं और लेकिन आपको बताना है कि भारत में टोटल कितनी जनजातियां हैं? तो याद रखिएगा 645, टोटल 645 जनजातियां आपके निवास करती हैं अपने भारत में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजातियाँ निवास करती हैं? तो वो है आपका मध्य प्रदेश। उसके बाद आपको झारखंड देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा, उत्तरांचल मिलेगा। ये सब ऐसे जगह हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा आदिवासी रहते हैं। झारखंड में कितनी जनजातियाँ हैं? तो झारखंड में भी टोटल आपकी 32 जनजातियाँ देखने को मिलती हैं। व्यक्तियों का वो संग्रह जो एक ही का हो, जब प्रजातियाँ एक क्षेत्र साथ रहती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उन्हें हम जनसंख्या के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी। वह शब्द का नाम बताइए जो जनसंख्या की विशेषताओं और मापदंडों के अध्ययन को परिभाषित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जनसांख्यिकी कहते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 95 आपको बताना है कि जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध पुस्तक के लेखक कौन है? माल्थस, जेम्स प्रिंसेप, किन्स या ऑप्शन डी या फ्रैंक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, माल्थस। अगला क्वेश्चन, ये सिद्धांत कहता है कि जनसंख्या का वो स्तर जिस पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है, उसे हम क्या कहते हैं? इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यूएनपीएफ के अनुसार कामकाजी जनसंख्या की आयु कितनी मानी गई है? तो याद रखिएगा 15 से लेकर 64 वर्ष मानी गई है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 98 भारत में 2001 से लेकर 2011 द्वारा जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी थी? तो प्लस 17.6। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए निम्नलिखित में कौन एक महत्वपूर्ण कारक है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्प्रवास। और आज का लास्ट और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा परिवार
नियोजन 2020 कार्यक्रम के तहत प्रतिबद्धता का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 2020 तक परिवार का नियोजन, सेवाएँ और सार्वभौमिक पहुँचे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये रहा आज का टोटल आपके 100 एमसीक्यू क्वेश्चन सोशियोलॉजी पेपर 2 का। हम आर्ट्स ऑफ टीचिंग का क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि आर्ट्स ऑफ टीचिंग का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको आर्ट्स ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस सेट में मैंने सारे 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कंप्लीट डिटेल में करा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाकर आर्ट्स ऑफ टीचिंग के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 के जितने भी आर्ट्स ऑफ टीचिंग के पेपर हुए थे, वो सारे क्वेश्चन हमने काफ़ी डिटेल में कराया हुआ है। आप जाकर वीडियो में देख सकते हो। तो ये रहा आज का टोटल 100 सोशियोलॉजी पेपर 2 का क्वेश्चन, जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रामबाण साबित होगा। अगर आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो सेम क्वेश्चन आपके पेपर में 10 से 20 क्वेश्चन आपको डिटो मिल जाएगा, जो आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए डेली टॉप 30 एमसीक्यू कराया जा रहा है आपके एग्ज़ाम तक, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हो, जिसके अंदर 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर साथ में व्याख्या सहित आपको डिटेल दिया जाएगा, जिसमें आपको पढ़कर सारे डाउट अपना क्लियर कर सकते हो। साथ में एनसीईआरटी, जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, उसमें 11-12 का क्वेश्चन आंसर भी दिया जा रहा है सिर्फ 251 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आप अपना पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। तो आप इस नंबर पे अधिक डिटेल्स के लिए आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। बाकी कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना मेरे भाई।